हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो बरसातों का कहर है वो लगातार जारी है और पिछले 2 दिन से थोड़ा राहत उसमें ज़रूर प्रदेश में देखने को मिली है, क्योंकि बरसातें जो है रिसीड करने का अब प्रोसेस आने वाले समय में शुरू होगा। तो उस दृष्टि से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जितने भी हमारी सड़कें हैं उनको हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार उनको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज भी मैंने सुबह जो हमारे ईएनसी है उनसे मैंने बात करी है और आज भी करीबन 1250 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है और हम उनको खोलने का पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो हमारे 2 एनएच हैं, एक आपका जो बंजार घाटी को जोड़ता है वो है और एक दूसरा आपका जो बंजार से औट को जोड़ता है और दूसरा जो आपका भरमौर क्षेत्र का एनएच है। दोनों को हम तीव्र गति से खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक आपके भरमौर चंबा एनएच की बात है, उस पर पूरी मजबूती से हमारी मशीन्स जो है वो लगी हुई है, पोकलेन मशीन्स लगी हुई है और लगातार हमने वहाँ पे हर जो है 10 किलोमीटर के ऊपर, हर 10 किलोमीटर के दायरे के ऊपर हमने उसमें जो है एसडीओज जेईज को जो है वो उनको उसमें डिप्यूट किया हुआ है, ताकि कोई भी ऐसा हमारा पैच बीच में ना रहे जो सड़क मार्ग से जिसको जोड़ने के लिए जल्द से जल्द जिसके ऊपर कार्रवाई ना हो। इसलिए जैसा मैंने आपको कहा कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर अलग से जेईज भी डिप्यूटेड है और अलग से एसडीओज भी डिप्यूटेड है, ताकि तीव्र गति से जो है वो कार्य को पूरा किया जा सके। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी एक कड़वा सत्य है, एक कड़वा सच है कि अब रेगुलरली प्रदेश में इस तरीके की जो है वो समस्याएं हमको देखने को मिलेगी। ये एक रेगुलर अफेयर प्रदेश में हर मॉनसून के अंदर है, जिसमें चाहे एनएच है, एनएच भी डिस्टर्ब होते हैं, एनएच के ऊपर भी नुकसान होता है, चाहे हमारी लिंक रोड्स है उनके ऊपर भी जो है वो लगातार नुकसान हो रहा है। और उस दृष्टि से जो है हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर, जैसा मैंने आपको कहा कि जो भी कमियां डिपार्टमेंट की ओर से रही है उनको आने वाले समय में पूरा करने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें नंबर 1 जो है वो आपका जब रोड कटिंग किसी भी क्षेत्र के अंदर होती है, किसी भी क्षेत्र के अंदर जो है वो नई सड़कों को बनाया जाता है, तो उसमें जो मक निकल कर आता है वो हमारा नदी में, नालों में उसको डंप किया जाता है। हालांकि बाकायदा एफसीए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की परमिशन के बाद ही एक डंपिंग साइट स्वीकृत करवाई जाती है, मगर कई जगहों पे ये देखा जाता है कि जो हमारी डंपिंग साइट्स है वो अधिकृत डंपिंग साइट्स ना होकर ठेकेदार जो है वो समय को बचाने के लिए, खर्चे को बचाने के लिए कई प्राइवेट जगह पे डंपिंग शुरू कर देते हैं। नंबर 1 तो हमने इसके ऊपर कड़ा संज्ञान डिपार्टमेंट से लिया है। मैंने पिछले कल ही इसमें अपने ईएनसी के साथ और जो अभी हमारा जो सेक्रेटरी है पीडब्ल्यूडी का, उसको मैंने बोला है कि हम इसमें जो है पूरी मजबूती से इसके ऊपर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जहां पर भी प्रदेश के अंदर कार्य चला हुआ है, चाहे वो पीएमजेएसवाई का है, चाहे वो नाबार्ड का है, चाहे वो सीआरएफ का है, उसमें जहां पर भी इलीगल डंपिंग जो है वो मक की हो रही है, हालांकि ये विषय और ये संज्ञान जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी लेना है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये परम दायित्व बनता है, मगर फिर भी क्योंकि वी आर दी यूजर एजेंसी और हम नहीं चाहते कि इस तरीके से जो आपदा प्रदेश के अंदर आई है उसका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो आपका मक की डंपिंग है। इसके ऊपर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश के अंदर जो हमारा कलवट है, कलवट कई जगहों पे बंद है, इसका भी मैंने जो है, क्योंकि अभी मैं खुद ग्राउंड जीरो पे कई जगहों पे गया, चाहे हम भरमौर के क्षेत्र में मैं व्यक्तिगत रूप से गया, मंडी के कई इलाकों में मैंने
व्यक्तिगत रूप से दौरा किया, चाहे वो सिराज है, जंजैली है, आपका मंडी सदर है, करसोग के कुछ इलाके हैं, और वहाँ पे जो एक वास्तविक परिस्थिति है, और वो केवल वहीं की नहीं है, पूरे प्रदेश की ये वास्तविक परिस्थिति है कि बहुत जगहों पे जो नेचुरल कल्वर्ट्स है, अगर 10 किलोमीटर में एक सड़क को बनाने के लिए 10 कल्वर्ट या 5 कल्वर्ट अगर स्वीकृत करवाए जाते हैं, तो सच्चाई ये है कि उसमें से आज केवल एक कल्वर्ट है जो कार्य जिससे पानी चला हुआ है। बाकी सबको नीचे निजी भूमि होने के कारण जो है वो बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से जिस तरीके का फ्लो पानी का जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, और उस दृष्टि से हमको ये नुकसान जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है। ये स्वाभाविक है, जब पानी फ्लो में आएगा, कहीं बादल फटेगा, तो पानी को अपना जो है एक रास्ता ढूंढना है, और जब इस तरीके की ये पानी जब इस तरीके का ब्लॉकेज होगा तो उससे निश्चित तौर से जो नुकसान का क्वांटम है वो मैनीफोल्ड बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, क्योंकि कई चीज़ों तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, कि भगवान के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पे हमको और फोकस करने की आवश्यकता है, ताकि जो डिजास्टर है उसके क्वांटम को, उसके नुकसान को, उसका जो इंटेंसिटी है उसको कम किया जा सके। उस दृष्टि से हमने ये कार्रवाई आने वाले समय में जो है हम करने का उसको प्रयास करेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वैसे उस पर हमने पहले ही नकेल कसी है, कि कोई भी नई सड़क का कार्य, हालांकि ये फिर से जो अधिकार क्षेत्र है वो वन विभाग का है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर कोई भी नई सड़क प्रदेश के अंदर तब तक नहीं बन सकती जब तक उसमें जो है वो आपका FCA और कम 1 हेक्टेयर से कम में FRA जो है वो क्लियर ना हो। मगर फिर भी हमने देखा है कि कई जगहों पे वायलेशंस हुई है, चाहे वो वर्तमान समय में हुई है, चाहे वो पूर्व सरकार में हुई है। अभी मैं कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उसको एक प्रदेश के हित की नजरिए से बात कर रहा हूं, तो मैं उसमें राजनीतिक छिटाकशी नहीं करना चाहता हूं कि कौन से समय में हुई है, कौन से समय में नहीं हुई है। मगर ये एक कठोर सत्य है कि प्रदेश में बहुत सी सड़कें जो है वो ग्रामीण स्तर पे जो पंचायतों में बिना जो है वो फॉरेस्ट के जो है वो अधिकृत उनके फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एक्ट के जानकारी के बिना या उनकी अनुमति के बिना जो है वो प्रदेश में स्वीकृत हुई है। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे भी जो केसेस हो चुके हैं जिसमें फॉल्टिंग अधिकारी पाए जाते हैं, उनके ऊपर भी इसमें कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी, और भविष्य में ये चीज़ प्रदेश के अंदर ना हो उसके लिए भी हम पूरी मजबूती से कार्य करेंगे। कोई भी वायलेशंस अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर पाए जाते हैं या आपका जो एनवायरनमेंट एक्ट है, क्योंकि बहुत सा हमारा जो जंगलात है वो फॉरेस्ट के दायरे से बाहर निकलकर जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर आते हैं, उसमें भी अगर कोई वायलेशन पाई जाती है तो उसमें रेलिवेंट रूल्स के तहत जो है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाई जाएगी, एरिंग ऑफिशियल्स को चार्जशीट किया जाएगा, ताकि कोई भी हमारे पर्यावरण के साथ जो है वो छेड़छाड़ ना हो। मैं ये भी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते सबके ऊपर, जितने 68 हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, सबके ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहता है कि अपने इलाकों में हमने सड़कें बनानी है। उनको बनाने के लिए हर तरीके का प्रयास जो है वो किया जाता है। मैं एक रियलिटी जो है वो साझा कर रहा हूं, मगर हमें अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हमें पहली प्राथमिकता अपने पर्यावरण को देनी होगी, अपने जंगलात को देनी होगी, क्योंकि आज जो ये पूरा कहर केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे उत्तर भारत में, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हम हिमाचल की बात करें, चाहे हम जो उसके साथ लगते हुए राज्य है हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, आज जो कहर कितने लोगों की जानें जो जा चुकी है, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है और एक खतरे की घंटी है कि आज अगर हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के बारे में नहीं सोचेंगे, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप्स जब हर डिपार्टमेंट लेगा, हर व्यक्ति लेगा, तो निश्चित तौर से वो छोटे बदलाव आने वाले समय में एक बड़े बदलाव के अंदर तब्दील होंगे, जिससे हम अपने प्रदेश को
डेवलप करें, आगे बढ़े, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। विधानसभा के अभी हमारा विधानसभा का सेशन हुआ, उसमें भी मैंने पूरी मजबूती से ये बात करी है। और अभी हमको, जैसा मैंने आपको कहा, मैं विधानसभा में भी मैंने ये बात कही है कि जो हमको अभी 2024-25-26 में फाइनेंशियल ईयर में जो हमको 4 लेन हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुआ है, आपके ढली से लेकर रामपुर के सेंज तक, उसमें जो डीपीआर बनाई जा रही है हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा, उसमें मैंने सख्त निर्देश डिपार्टमेंट को दिए हैं कि इसमें कहीं पर भी 4 लेन में पहाड़ों का और पेड़ों का अनावश्यक कटान नहीं होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम डीपीआर जो है वो आपके टनलिंग के माध्यम से बनाई जानी चाहिए। उसमें जो कंसल्टेंसी अभी अपॉइंट होगी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से, उनको ये सख्त हिदायत सरकार की ओर से दी जाएगी कि मैक्सिमम टनलिंग हमारी इलाके के अंदर हो, ताकि कम से कम नुकसान प्रदेश का हो। ये हमारा जो है वो मानना है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम सब देवभूमि के नागरिक हैं। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और हमारी अटूट विश्वास जो है वो हमारे देव समाज के प्रति, देवी देवताओं के प्रति है। और प्रदेश में जिस तरीके से हम एक प्रकरण देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जो मंदिर है, खास करके जो बहुत हाइट पे है, पहाड़ों के ऊपर है, चाहे वो हमारा श्रीखंड महादेव जहाँ पे यात्रा करवाई जाती है वो है, चाहे आपका मणि महेश है, चाहे आपका चूड़धार सिरमौर के अंदर है, चाहे आपका कुल्लू के अंदर बिजली महादेव है, या और भी ऐसे प्रदेश के अंदर बहुत से इलाके हैं, बहुत से मंदिर हैं जिनके साथ अनावश्यक छेड़छाड़ जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर करवाई जा रही है। हमको अल्टीमेटली ये देखना पड़ेगा कि हमारे पहाड़ों की, हमारे इलाकों की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। कई हजार मेट्रिक टन के हिसाब से कूड़ा इन जगहों से निकल रहा है। बहुत से हमारे एनजीओज है, बहुत से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, बहुत से हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बहुत से महिला मंडल है, युवक मंडल है, जो इसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर जगह पे जाकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हर जगह पे जाके जो वहाँ पे इतना जो है पोल्यूशन उन इलाकों के अंदर प्लास्टिक्स बैग्स का और चीज़ों का वहाँ पे हो रहा है, वहाँ के देवस्थली को जो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अपवित्र किया जा रहा है, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। और मैं आने वाले समय में इसका एक जो है एक डिटेल्ड चर्चा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा और सभी और कैबिनेट से भी हम इस विषय पे करेंगे कि एक इसमें हमको जितने भी ये देवस्थल है, पर्टिकुलरली जहाँ पे ट्रैकिंग के माध्यम से लोग जाते हैं, वहाँ पर एक लिमिट सेट करने की आवश्यकता है कि इससे ज़्यादा लोग समय के ऊपर ना जाए। अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है और अननेसेसरी जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, चाहे वो रोपवेज के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो रहा है, वो उन स्तरों के ऊपर कम से कम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सेंटिमेंट आज प्रदेश के लोगों का है, आज इस इलाके के लोगों का है, और उसका मान करना, उसका सम्मान करना किसी भी सरकार का, किसी भी चुनी हुई सरकार का, किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का यह दायित्व बनता है कि हम अपने लोगों की नब्ज को समझे, अपने लोगों की नब्ज को जाने, और जो प्रदेश की जनता चाहते हैं उस दिशा से हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये आज मैं इस पूरी मजबूती के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरा विभाग से संबंधित निर्णय लेने की बात है, उसके बारे में मैंने पूर्ण रूप से जानकारी दी है, और कुछ जो लार्जर इश्यूज हैं जिसमें पॉलिसी डिसीजन सरकार के माध्यम से होनी है, उस विषय को भी मैं पूरी गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा। कंसर्न डिपार्टमेंट के मंत्रियों के साथ हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि हमको प्रदेश में, जैसा मैंने कहा कि देवस्थान है, और यहाँ की मान्यता, यहाँ की सैंक्टिटी को बनाए रखना, यहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे पहाड़ों की है, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्वायरमेंटलिस्ट के कंसर्न, क्योंकि प्रदेश में जो हमारा इन्वायरमेंटलिस्ट है वो भी बहुत जागरूक है, उनको हमसे ज़्यादा जानकारी इन सब चीज़ों के बारे में है, तो जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो इसके बारे में राय है उसको भी हम लेने का पूरा प्रयास करेंगे, और मिलकर प्रदेश को आगे ले जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, विकास होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर प्रदेश के पर्यावरण के जो है वो कॉस्ट पे ये विकास हो। ये विनाश हमने करवाना है कि विकास करवाना है, या
विनाश स्वरूपी विकास करवाना है, ये निर्णय आज प्रदेश की जनता को लेना पड़ेगा कि किस ओर हमने प्रदेश को आगे लेकर जाना है। ये आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिस पे सभी युवाओं को, और मैं केवल एक मंत्री के रूप में नहीं मगर प्रदेश के एक चिंतित युवा के रूप में ये बात भी कह सकता हूं कि आने वाला प्रदेश के आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको कहा कि जो हमसे हो सकता है हम करेंगे। जो एक्सपर्ट्स है, जो एनवायरमेंटलिस्ट्स है, जो जिनकी ओपिनियन मैटर करती है, उनसे भी इस विषय में चर्चा किया जाएगा और इसको हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और समय के ऊपर पीडब्ल्यूडी के काम पूरे हो, इसके लिए हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि सीआरएफ में, सीआरआईएफ में जितने भी कार्य प्रदेश के अंदर शुरू करवाए जाते हैं, जिसमें 15 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है या 25 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर है, पहले ये होता था कि वो एक पूरा पैकेज का सिंगल टेंडर करवाया जाता था, चाहे वो 50 करोड़ का है, चाहे वो 40 करोड़ का है, चाहे वो 30 करोड़ का है, चाहे वो 20 किलोमीटर का है, चाहे वो 40 किलोमीटर का है। मगर उसमें अधिकतर हम ये देखते थे कि उससे काम जो है वो स्लो हो जाता था, क्योंकि एक ही फर्म या एक ही बिडर को सारा काम मिल जाता था, जिसकी वजह से जितनी एक्सपेडिशियसली वो काम होना है वो नहीं हो पाता था। आज ही हमने ये निर्णय लिया है, मैंने अपने डिपार्टमेंट में ये निर्णय लिया है कि सीआरआईएफ में और आने वाले समय में पीएमजेएसवाई में भी हम 15-15 किलोमीटर के हिसाब से, कितना 15-15 किलोमीटर के हिसाब से और 15 करोड़ की लिमिट को तय कर कर ही हम उसको ब्रेकअप जो है वो वर्क्स को किया जाएगा, जिसमें पूरे पारदर्शिता से उसमें जो है वो बिडिंग और टेंडर्स की प्रक्रिया जैसे पहले होती थी वैसे करवाई जाएगी। मगर उसमें क्वांटिटी कम रहेगा, क्वांटम कम रहेगा और डिस्टेंस कम रहेगा, जिससे ज़्यादा उसमें लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि स्वाभाविक है, अगर काम बहुत बड़ा है तो बिडिंग कैपेसिटी इतने लोगों की नहीं होती कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए उसको पारदर्शिता के साथ हम इसमें छोटे कार्य प्रदेश के अंदर करवाएंगे, ताकि जवाबदेही से कार्य हो, समय के ऊपर कार्य हो, गुणवत्ता का कार्य हो और समय पर वो कार्य जो है वो जनता को समर्पित किया जाए। कोई पब्लिक एक्सपेंडिचर उसमें वेस्ट ना हो और जो एस्केलेशन आपका कॉस्ट का होता है, इन्फ्लेशन का होता है, वो भी हम उससे भी जो है वो बच सके। उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि समय के ऊपर सारे कार्य प्रदेश के अंदर पूरे हो। तो इस दृष्टि से मैं प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ इस दुखद घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों के साथ खड़े हैं और जो भी कड़वे निर्णय हमने अपने विभाग के अंदर लेने हैं हम वो लेंगे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लेंगे, प्रदेश हित में लेंगे, प्रदेश के 75 लाख लोगों के लिए लेंगे, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं प्रदेश की, वो एक सुरक्षित प्रदेश के अंदर आए और एक प्रदेश, हरा भरा प्रदेश आने वाले समय में देखे। उस दृष्टि से हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सर, आपने यहाँ पर बोला कि देवभूमि है और यहाँ पे टूरिस्टों का फ्लो भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा टनों के हिसाब से कूड़ा निकला और सरकार ने भी एक स्कीम चलाई थी कार की, लेकिन उतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई। क्या अब समय आ गया है कि सख्त कदम कुछ ऐसे उठाए जाएं या कुछ जुर्माना इस तरह का रखा जाए कि इधर उधर कूड़ा ना फैले पहाड़ियों पे, जिससे ये जो त्रासदी है। नहीं, देखिए, मैंने जो बात अभी कही वो तो केवल मैंने पावन स्थलों की कही है। जितने भी पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे ट्रैक करके हजारों के माध्यम से लोग जाते हैं और वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। अभी भी मनी महेश से कई हजार मेट्रिक टन कूड़ा जो है वो वहाँ के लोग मिलकर सब लोग निकाल रहे हैं। वही हाल हमारा श्रीखंड का जो ट्रैक है वहाँ पर है। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ और खुद मैंने वो दृश्य अपनी आंखों से देखे हैं। उसके साथ साथ जो शहरों की बात है वो अलग है। शहर का क्योंकि जो कूड़ा नियंत्रण है वो एमसीज के माध्यम से करवाया जाता है, उस पर भी हम पूरा प्रयास करेंगे। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है और इस पर एक लिमिट फिक्स होनी चाहिए कि साल में, महीने में, हफ्ते में और दिन के अंदर केवल इतने लोग ही, यात्री जो है वो इन स्थानों के ऊपर जा सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो अननेसेसरी उसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको भी हमें पुनर्विचार उसके ऊपर करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन है। तो इसमें इस विषय में हम केंद्र सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, सब लोगों को इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है और फिर उसके ऊपर जो है वो कॉल आने वाले समय में ली जाएगी। सर, दूसरा, सरकार ने एक फैसला लिया है कर्मचारियों के लिए कि उनका वेतन में कटौती है, किस तरह से आप देखते हैं?
देखिए, ये मुझे तो ये जानकारी जो है वो मीडिया के माध्यम से मिली है, तो मैं इसके बारे में जब तक हम इसको पढ़ ना ले, ढंग से समझ ना ले, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई चर्चा जो है वो हमारी जानकारी में नहीं है। मैंने कई अपने कैबिनेट के सहयोगियों से भी बात करी है, तो उनको भी इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये फैसला लिया है, तो मेरा इस पे अभी तक कुछ कहना, जब तक मुझे इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ना हो, तब तक मेरा इस पे कुछ कहना जो है वो आवश्यक और उचित नहीं रहेगा। सर, जिस तरीके से इस त्रासदी के दौरान जो है नालों में और नदियों में लकड़ियां आई है और कांग्रेस के मंत्री और विधायक जो है वन विभाग पे ही निशाना जो है साध रहे हैं। परसों हर्षवर्धन सिंह जी ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि जो वन विभाग से अफसर है वो साइट्स पे जाते ही नहीं है। तो सर, वन विभाग पे की कार्यप्रणाली पे इतने सवाल उठ रहे हैं, ऐसा क्यों? ये देखिए, ये चीज़ तो है ही है, कहीं ना कहीं लगातार ये देखने को मिल रहा है। अभी भी, इस बारी भी, और जब 2 साल पहले भी जब आपके वहाँ पे थुनाग में जब बरसात हुई थी, भारी बरसात हुई थी, तो जो है वहाँ पे जो है टनों के हिसाब से लकड़ियाँ निकली। और इस बार भी जब बरसात हुई तो आपका जो पंडोह का डैम है मंडी जिला में, उसमें भारी मात्रा में जो है वो लकड़ियाँ देखने को मिली है। अब उसमें से कुछ कारण ये भी हो सकता है, जैसे मैंने अपने शुरुआती तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो जब पेड़ कटते हैं, जब आपका सड़कों को बनने का कार्य करवाया जाता है, तो उसकी जो डंपिंग है वो करवाई जाती है। उसमें मलबा भी होता है, पेड़ भी होते हैं, लॉगवुड भी होता है, और जब स्वाभाविक है जब बादल फटेंगे, इलाके में भारी वर्षा होगी, तो वो सब नदी नालों के माध्यम से डैम्स में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर तो मैं पूरी तरीके से जो मंत्री जी ने कहा है उससे हम जो है वो सहमत है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तो ये सही मायने से कार्य हुआ है, एफसीए और एफआरए के माध्यम से कटिंग हुई है, तो वो अलग बात है। मगर अगर इसमें अगर कोई लीगैलिटी है तो उसके ऊपर सरकार को और पुलिस विभाग को पूर्ण रूप से जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। सर, दूसरा जो वीरभद्र सिंह जी की जो मूर्ति है उनका अनावरण कब होगा, क्योंकि आगे भी डेट यहाँ पर टली थी? देखिए, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो हमेशा प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए थे। प्रदेश के लोगों की भावना, प्रदेश के लोगों की दुख दर्द में हमेशा खड़े रहे। और आज जो उनकी प्रतिमा है वो रिज मैदान पे लग चुकी है और उसका अनावरण का तारीख भी तय हो गई थी। मगर हमने जब इसकी मीटिंग करी, हमारे जो वीरभद्र सिंह फाउंडेशन का ट्रस्ट है उसकी जब मीटिंग हुई, उसमें चर्चा सबसे की गई। उसमें सबने ये बात रखी कि ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर भारी आपदा हो रही है, प्रदेश में कई 100 लोगों की जानें जा चुकी है, कईयों के मकान बह चुके हैं, कई लोगों के जो है वो बगीचे पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, जब लोग दुख के सागर में डूबे हुए हैं, ऐसे समय में हम कोई जश्न करें प्रदेश के अंदर, वो उचित नहीं रहेगा। और खास करके वीरभद्र सिंह जी जो प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ पूरी मजबूती के साथ जुड़े हुए थे, अगर उनकी मूर्ति का अनावरण ऐसे समय में हो जब लोगों के आंखों में आंसू हो, दुख के आंसू हो, तो मैं समझता हूं कि वो एक सही समय नहीं होता। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि मौसम जैसे ही खुल जाएगा, जैसे ही, क्योंकि अब मॉनसून रिसीड होनी शुरू हो रही है और स्वाभाविक है कि इस महीने के अंत तक और अगले महीने के पहले हफ्ते में मौसम पूरे तरीके से प्रदेश में खुल जाएगा। तो हम अपने जो हमारे केंद्र के नेतृत्व है उनके साथ भी लगातार संपर्क में हैं, उनका भी यही सुझाव था और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इस पर चर्चा करी है। तो जैसे ही इसमें पूर्ण रूप से मौसम खुल जाता है, अगले महीने अक्टूबर में एक शुभ दिन लेकर हम जो है वो अपने जो केंद्रीय हमारा नेतृत्व है उनके साथ तारीख तय करके इसका एक भव्य कार्यक्रम जो है वो रिज मैदान के ऊपर किया जाएगा। और वीरभद्र सिंह जी की जो लेगेसी, उनका जो कंट्रीब्यूशन प्रदेश के लिए रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उनके स्टेचर को मद्देनजर रखते हुए एक भव्य तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के अध्यक्षता में करवाया जाएगा। सर, पीएम मोदी का भी यहाँ पर लगभग दौरा तय हो गया, 9 तारीख को वो शायद हिमाचल आ रहे हैं, तो केंद्र से कितनी मदद की उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं तो दिल खोल के प्रधानमंत्री जी से ये कहूँगा, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 2 साल से वो आपदाएं प्रदेश के अंदर आ रही हैं,
मगर वो हिमाचल उनको आने का समय नहीं मिला। वो कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और हिमाचल से उनका एक गहरा लगाव है। तो मैं समझता हूं कि उनको आना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, मगर ज़रूर उनको प्रदेश में आना चाहिए। उनके सभी सहयोगी यहाँ पर है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भाजपा के केंद्रीय मंत्री है, उनको यहाँ पे लेके आना चाहिए। जो वास्तविक परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर, जितना नुकसान हुआ है, जिस स्तर का हुआ है, उसकी जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल का सहयोग करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं। और मुझे वो वाक्य भी याद है जब 2003 में वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र के मंत्री थे, केंद्र के देश के प्रधानमंत्री थे। वो हिमाचल आए थे और उन्होंने यहाँ पर घोषणा रिज मैदान के ऊपर करते हुए उनके ये शब्द थे बतौर प्रधानमंत्री कि मेरे राजनीतिक मतभेद किसी भी सरकार के साथ हो सकते हैं, मगर वीरभद्र सिंह मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं और मैं हिमाचल के लिए हर तरीके का सहयोग और सहायता दूंगा। और उस समय बतौर प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने करीबन 500 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज 2003 में हिमाचल प्रदेश को दिया था। तो मैं तो ये मानता हूं कि राजनीति अपनी जगह है, मगर केंद्र और प्रदेश के अंदर अच्छे संबंध रहने चाहिए और प्रदेश को पूरा सहयोग जो है वो केंद्र से इस मुश्किल स्थिति में मिलना चाहिए। प्रदेश को आपदा प्रभावित जो है वो घोषित हमने विधानसभा के अंदर किया है राज्य की ओर से, मगर केंद्र की ओर से भी हिमाचल को राज्य जो है वो आपदा प्रभावित राज्य घोषित होना चाहिए। और जो भी उस तय मापदंड के अंदर जितना भी पैसा हिमाचल को केंद्र से मिलना चाहिए वो जरूर मिलना चाहिए, ताकि हम पुनर्निवास का कार्य आने वाले समय में प्रदेश में पूरी मजबूती से कर सके। सर, सड़कों को खोलने में जो आपने 1200 से अधिक सड़कों का जिक्र किया है, कितना समय सर लगेगा? क्योंकि बागवानी को जो है कई जिलों में इसमें नुकसान हो रहा है। और दूसरा सर, आपके विभाग को कितना नुकसान जो है इस आपदा के कारण? देखिए, अभी तक का जो अनुमानित आंकड़ा है करीबन 2500 करोड़ का आंकड़ा है जो प्रदेश को अभी तक नुकसान खास करके लोक निर्माण विभाग को हुआ है। उसमें सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, आप खुद उसकी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी सड़कें बैठ गई हैं, कई जगहों पे पूरे के पूरे पहाड़ धंस गए हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और इससे निकलने में समय ज़रूर लगेगा, मगर हम हौसला नहीं हारेंगे, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे और जैसा मैंने कहा केंद्र से भी पूरा सहयोग लाने का प्रयास करेंगे। मेरे विभाग को अभी 2023 की जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी 1499 करोड़ का योगदान केंद्र से मिला है, मगर हमने जो यहाँ से एस्टिमेट्स दिए थे वो करीबन 8000 करोड़ के दिए थे। उसकी तुलना में 1499 करोड़, वैसे तो 2000 करोड़ का सैंक्शन है, मगर उसमें से 500 करोड़ जो है वो केवल वो प्रदेश सरकार का शेयर है। तो कुल मिला के 1499 करोड़ रुपए केंद्र से मिले हैं, जो लोक निर्माण विभाग उस पर पूरी मजबूती से कार्य पूरे प्रदेश के अंदर उससे कर रहा है। और आने वाले समय में हम सब जगह जाके सड़कों को खोलना, उनका पुनर्निर्माण करना, जहाँ पे कोई ब्रिजेस बह गए हैं उनको फिर से ठीक करवाना, उनको फिर से लगवाना, और जहाँ पे हमारे जो सेब बहुल्य क्षेत्र है वहाँ से समय पर आपका सेब लोगों के बीच पहुँचे, ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है।